हाय स्टूडेंट्स। आशा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो है क्लास 12th वालों के लिए। जीव विज्ञान, इस चैप्टर का नाम है जीवन की उत्पत्ति, वर्जिन ऑफ लाइफ। इस अध्याय में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। दिया गया है ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव। ब्रह्मांड अर्थात पूरा ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ और फिर पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, इस चीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आदि पृथ्वी, पृथ्वी पर जीव नहीं थे उसके पहले कहा जाता है, उसको आदि पृथ्वी कहते हैं। और जीवन की उत्पत्ति, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति की प्राचीन परिकल्पना, बहुत सी परिकल्पनाएं हैं जिसके बारे में इसने पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में। और जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना, देखिए प्राचीन परिकल्पना पढ़ना है, उसके बाद में फिर जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना भी पढ़ना है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। उसके बाद फिर है कि पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का विकास। पृथ्वी का अगर विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद में पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, इसमें जीव कहाँ से आए, क्या कोई ब्रह्मा ने बनाया या और कहीं से किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए इसमें, इस अध्याय में यही चीजें के बारे में पढ़ना है, इतने सारे चीज को आपको पढ़ना है इस अध्याय में। इसके बाद अब देखते हैं हम कि पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास के अध्ययन को ही उद्विकास विज्ञान, उद्विकासीय विज्ञान या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास के अध्ययन को, जीव रूपों के इतिहास के अध्ययन को अर्थात बहुत पीछे वाली बातों के अध्ययन को कहा जाता है उद्विकासीय विज्ञान, या इंग्लिश में कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। उद्विकास अर्थात इवोल्यूशन, उद्विकास हिंदी में, उसका इंग्लिश है इवोल्यूशन। तो उद्विकास सतत परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जिसमें क्रमिक रूप से जीव के वातावरणीय अनुकूलनों, संरचनात्मक जटिलताओं व जैविक क्रियाओं के स्तर में बढ़ोतरी होती है। अर्थात उद्विकास कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि एक ही दिन में या एक ही समय में अचानक उद्विकास हो जाए। देखिए अगर इतने प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में, इतने प्रकार के पहले नहीं रहे होंगे, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ है, इतनी प्रकार की जो जातियां हैं वो धीरे धीरे विकास हुआ है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो जीवधारियों के उद्विकास के समान ही ग्रहों और तारों में भी उनकी उत्पत्ति व अंत के बीच अनेक परिवर्तन होते हैं। देखिए कह रहा है कि जीव अर्थात जीवधारियों के उद्विकास के समान ही, जिस प्रकार से जीवधारियों का विकास हुआ है उसी प्रकार ग्रहों और तारों में भी उनकी उत्पत्ति व अंत के बीच अनेक परिवर्तन होते हैं। ग्रह का भी उत्पत्ति हुआ है, तो किस प्रकार से उत्पत्ति होता है, किस प्रकार से कोई चीज का नष्ट होता है, फिर दूसरा चीज का विकास होता है, इसे ब्रह्मांडीय उद्विकास कहा जाता है। इसी को ब्रह्मांडीय अर्थात कॉस्मिक इवोल्यूशनरी या इवोल्यूशन कहा जाता है। जैविक उद्विकास की प्रक्रिया व जीव की उत्पत्ति को तभी समझा जा सकता है जब ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा जाए। अर्थात सबसे पहले आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है कि पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, क्या कोई देवी देवता ने बनाया है या वैज्ञानिक क्या मानते हैं, किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ब्रह्मांड का निर्माण अगर हुआ तो उसमें पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और पृथ्वी की अगर उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उसके बाद पृथ्वी पर इतने प्रकार के जीव जंतु कहाँ से आए, या सर्वप्रथम कौन सा जीव रहा होगा जो पृथ्वी पर आया होगा, और उससे फिर नई नई जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। तो इसी चैप्टर में हमें इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे कहा भी जाता है कि बताइए दुनिया में पहले कौन, मुर्गी आई या अंडा आया। तो इस प्रश्न का आंसर भी इसी चैप्टर्स में मिलेगा कि पृथ्वी पर पहले कौन आया, मुर्गी आई या अंडा आया। अर्थात कोई जीव आया तो कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, और उसका विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में पढ़ना है। और ना केवल जीवों के विकास को पढ़ना है, पहले आपको पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़नी है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसमें सूर्य, तारा और ग्रह ये सब कैसे बने। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले है ब्रह्मांड व पृथ्वी का उद्भव।
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ और उसमें फिर पृथ्वी कैसे बनी, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर। देखिए, ब्रह्मांड लगभग 200 बिलियन वर्ष पुराना है। पूरा ब्रह्मांड 200 बिलियन वर्ष पुराना है। 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज का बना हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं से मिलकर ये पूरी गैलेक्सी बनी हुई है। और आकाश गंगा के बादलों, धूल, ग्रहों, उल्का, चट्टानों सहित करोड़ों अरबों सितारों या नक्षत्रों का समूह है। अर्थात आकाशगंगा गैस के बादलों, आकाशगंगा किससे बना हुआ है? गैस के बादलों से। गैस बहुत से हैं, धूल है, ग्रह, उल्का, चट्टान सहित करोड़ों अरबों सितारों या नक्षत्रों का समूह है। अर्थात इसमें करोड़ों अरबों सितारों की उत्पत्ति हुई है। और वो सब सितारे कैसे बने हैं, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, इसको भी जानना है। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में करोड़ों ग्रह एवं अरबों सितारे पाए जाते हैं। अर्थात कि आकाश गंगा में एक दो नहीं, आकाश गंगा में एक दो नहीं, करोड़ों ग्रह एवं अरबों सितारे पाए जाते हैं, जिनमें से सूर्य भी एक सितारा है। अरबों सितारे पाए जाते हैं। तो सूर्य के जैसे अरबों सूर्य हैं। हमारे आकाश गंगा में केवल एक सूर्य नहीं, सूर्य के जैसे अरबों सूर्य हैं। हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों का छोटा सा तारकीय तंत्र सौर परिवार कहलाता है। देखिए, सूर्य तो है ही, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, और सूर्य सहित, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। 8 ग्रह और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो 8 ग्रह, वो और सूर्य मिलाकर सौर परिवार का निर्माण करते हैं। देखिए, तारकीय तंत्र को सौर परिवार कहा जाता है। अर्थात सूर्य और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इन सबको मिलाकर कहा जाता है सोलर सिस्टम या सौर परिवार, या इसी को तारकीय तंत्र, इसी तारकीय तंत्र को सौर परिवार कहा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। अर्थात जिस पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि ये भी सूर्य का चक्कर लगाती है। अतः ब्रह्मांड के आकार की तुलना में, पूरे ब्रह्मांड की आकार की तुलना में पृथ्वी एक कण या बिंदु एकमात्र है। जिस प्रकार से धूल का एक कण है, उसी प्रकार से पृथ्वी, अगर हम पूरे ब्रह्मांड में देखें तो पृथ्वी भी एक धूल के कण के समान है। पृथ्वी के जैसे ना जाने कितने हैं, तो पृथ्वी एक धूल कण के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा के मिलने से बना है। अर्थात देखिए, पूछा जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड किससे बना है, तो ब्रह्मांड में मुख्यतः 2 प्रकार की चीज, एक तो पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा के मिलने से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या विस्तार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, अर्थात इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो 13.8 अरब वर्ष पहले किससे हुआ है? इलेम नामक पदार्थ से हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किससे हुआ? इलेम। 13.8 अरब वर्ष पूर्व इलेम नामक पदार्थ से हुआ है। यह अत्यधिक तप्त, विशाल, तप्त मतलब बहुत ही गर्म, विशाल अर्थात बड़ा, अत्यधिक तप्त, विशाल व सघन गैसों का समूह था। इलेम था क्या? देखिए, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? इलेम नामक पदार्थ से हुआ है। अब इलेम क्या है? तो इलेम एक बहुत ही गर्म,
विशाल अर्थात बड़ा, व सघन गैसों का पिंड, सघन का मतलब बहुत ही कठोर, आपस में गैसें सब बहुत नजदीक नजदीक सब आपस में मिली हुई थी, बहुत सघन गैसों का समूह था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण, देखिए दो प्रकार, कण व प्रतिकण अर्थात पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स उपस्थित थे। उसमें क्या क्या उपस्थित थे इलेम में, तो कण और प्रतिकण उपस्थित थे। ब्रह्मांड एवं सौर परिवार की उत्पत्ति के लिए अलग अलग मत दिए गए हैं, जो निम्न है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति या सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके लिए अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसमें से कुछ मत नीचे दिया गया है। सबसे पहले नंबर है बिग बैंग परिकल्पना, अर्थात बिग बैंग हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। तो देखिए बिग बैंग परिकल्पना इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस, ये क्या है, किसने दिया, देखिए जॉर्ज लेमेत्र, जॉर्ज लेमेत्र कब 1927 में। गैमो डिक के अनुसार, देखिए कौन कौन, जॉर्ज लेमेत्र हो गए, गैमो और डिक, तीन वैज्ञानिक हो गए, के अनुसार इलेम में उपस्थित कणों व प्रतिकणों के आपसी टकराव, देखिए इलेम में कण भी उपस्थित थे और प्रतिकण भी उपस्थित थे, ये आपस में टकराएं। इलेम था क्या, इलेम एक सघन गैसीय पिंड था, बहुत ही ज्यादा इसका ताप था, विशाल एवं सघन गैसीय पिंड था, इसी को इलेम कहा गया, और इसी से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब इलेम में कण और प्रतिकण आपस में टकराए, इसके कारण एक महाविस्फोट हुआ, विस्फोट नहीं महाविस्फोट, बहुत तेज विस्फोट, भयानक विस्फोट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कण और प्रतिकण ये आपस में टकराए, इसलिए एक महाविस्फोट हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अर्थात इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जो इलेम था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई, तापमान कुछ कम हुआ थोड़ा, जब विस्तार हुआ विस्फोट हुआ तो जो चीज बहुत कम दूरी में था वो ज्यादा दूरी में फैल गया और तापमान में कमी आई। अब देखिए कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी, कुछ समय बाद हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का निर्माण हुआ। ये अनेक गैसें, देखिए ये गैसें अनेक पिंडों में विभक्त होकर, ये गैसें अनेक पिंडों में विभक्त होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत और ब्रह्मांड की वर्तमान आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, अर्थात वर्तमान में जो आकाशगंगा है इस प्रकार इसका निर्माण हुआ। ये गैसों के कारण, इसी गैसों के कारण जो विस्फोट हुआ गैसें, और उन्हीं गैसों से कौन कौन सी गैसें बनी, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी, और इन्हीं गैसों से फिर ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं उनकी निर्माण हुई। इस कारण ब्रह्मांड के अधिकांश नक्षत्र आज भी प्रज्वलित गैस के पिंड हैं। इसी कारण जो ब्रह्मांड के नक्षत्र हैं, अधिकांश नक्षत्र वो भी प्रज्वलित हैं, अर्थात वो भी प्रदीप्त हैं, उसमें से भी प्रकाश निकलता है, प्रज्वलित हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे का पोर्शन।